हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। जैसे कि हमने पहला टॉपिक अशोकाधामा के बारे में पढ़ लिया था। एज़ पर जे.के. बोस के सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी होगा उसके लिए हम आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्लास स्पेशली क्लास 12th के लिए ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कोशिश करेंगे हर रोज़ कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के रेलिवेंट वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, एक्सप्लेन द कंक्वेस्ट ऑफ समुंदर गुप्ता, व्हाई इज ही कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हमने समुंदर गुप्ता के बारे में पढ़ना, उसकी कंक्वेस्ट, इसने कौन कौन से एरिया जीते थे, और उसके अलावा इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जे.के. बोस हिस्ट्री क्लास 12th। तो इंट्रोडक्शन में हम आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये जो गुप्ता है ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये किंग। तो बाद में हम थोड़ा सा किंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे लास्ट पे। पहले हम इस समुंदर गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। समुंदर गुप्ता वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ड्यूरिंग 4th सेंचुरी। तो 4th सेंचुरी की बात है कि समुंदर गुप्ता इस सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर माना गया और ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक, ये किसका सन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। तो ये इसके जो पेरेंट्स का नाम क्या था? जैसे चंद्रगुप्त फादर का नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्ता फर्स्ट नाम था, एंड सेकंड इसकी मदर का नाम क्या था? कुमारा देवी। यानी समुद्रगुप्त की जो पिताश्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्ता था, और मदर का नाम था कुमारा देवी। ठीक, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा? ये और कहा किसने? वी.ए. स्मिथ ने। ये हिस्टोरियन था जिसने, वी.ए. स्मिथ है जिसने समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसकी मिलिट्री कन्क्वेस्ट के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा माना गया, क्योंकि इसकी मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑलमोस्ट इसने पूरे इंडिया को कैप्चर्ड किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस टाइम जो कुछ प्रोविंसेस थे। इसका जो शासन रहा, रूल अराउंड 335 सी से टू 375, यानी नियर अबाउट 40 साल तक इसका शासन रहा। 335 से लेकर 375 तक, यानी 335 सी से लेकर 375 सी। आप इसको एडी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें डेट एज पर क्रोनोलॉजी के हिसाब से डेट सीधी चल रही है। जैसे 335 से लेकर 375 के बीच में नियर अबाउट 40 ईयर्स का शासन इसने रूल किया। तो his achievements are mainly recorded in the अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो जो इसकी अचीवमेंट्स है, जो भी इसकी उपलब्धि है समुद्रगुप्ता की, इसको रिकॉर्ड किया गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अगर उत्तर प्रदेश में आप इलाहाबाद में जाओगे तो वहाँ पे आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, और उस पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, कुछ लिखावट लिखी गई है पिलर उस इंस्क्रिप्शन पे। किसने लिखी है? हरिसेना। उसके टाइम में जो कोर्ट पोइट था, जो शेर शायरी करने वाला, तो उसकी तरफ से जो पोएम्स वगैरह लिखता है, उसकी तरफ से जो हरिसेना था, उसने इलाहाबाद में जगह थी, वहां पे एक पिलर है, उस पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं। किसके बारे में? किसके अचीवमेंट्स के बारे में? समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट के बारे में। फिर इसमें और बोला है, promoted Hinduism but also showed tolerance towards other religions like Buddhism and Jainism। देखिए, एक साइड से ये हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा था, यानी हिंदुइज्म सनातन को प्रमोट कर रहा था, यानी उस धर्म से ये बिलोंग करता था। लेकिन एक साइड से एक टॉलरेंस पावर भी थी, मत सहनशीलता, और उस टाइम जो और भी रिलीजन्स थे, जैसे धर्म था, जैसे बुद्धिज्म का था, जैनिज्म का था। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। His reign laid the foundation for the गुप्ता एम्पायर गोल्डन एज। तो इसका जो शासन रहा, तो गुप्ता पीरियड में
इसका पीरियड जो रहा, इसका जो टाइम रहा शासन का, उसको गोल्डन एरा माना जाता है। किस लिए माना जाता है? एक साइड से इसने तो कन्क्वेस्ट भी की, बहुत सारे एरिया जीते, लेकिन उसके साथ बहुत सारी लिटरेचर्स, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपनी मतलब जो जैसे लिटरेचर लिखी गई, आर्किटेक्चर, बहुत सारी बुक्स कंपाइल की गई, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो या हिंदुइज्म सनातन के बारे में। तो ये गोल्डन एरा रहा समुद्रगुप्त के टाइम में। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो इसने कौन-कौन से जगहें जीती? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेट रूलर माना गया था एंशिएंट इंडिया में, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से। इसकी मिलिट्री अचीवमेंट जो है वही हमने जो पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में, इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जहाँ पे प्रयाग वाली जगह पे है, और उसको कोट पोइट था हरिसेना ने इसको ये किया, और हिस्टोरियन वी.एस. स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। तो सबसे पहले इसने जो एरिया कैप्चर्ड किया, वो नॉर्थ इंडिया में एरिया को कैप्चर किया, और इसको क्या बोलते थे? आर्यवर्ता कैंपेन्स। क्या बोलते थे इसको? आर्यवर्ता कैंपेन्स, यानी आर्यन जो कुछ एरिया था नॉर्थ इंडिया का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे मैंने मैप, ये देखिए। तो ये कुछ नॉर्थ इंडिया एरिया है, यहाँ पे गुप्ता का शासन था इस जगह पे। ये देखो इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र है। यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये कुछ एरियाज़ गुप्ता ने समुद्रगुप्ता ने ये कैप्चर्ड किए। यहाँ पे पूरा दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरे मैप में कितना एरिया, ये पूरा आपको मैं बाद में इसको डिस्कस करूँगा। जितना ज़रूरत है उतना ही मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से शासन शुरू किया था और धीरे-धीरे ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें क्या हुआ, ही डिफीटेड 9 रूलर ऑफ आर्यवर्ता एंड एनेक्स्ड देयर टेरिटरी डायरेक्ट टू द गुप्ता एम्पायर। तो इसने कम से कम कितने रूलर्स को डिफीट किया? 9, यानी 9 रूलर्स को डिफीट किया। कौन से? आर्यवर्त के, यानी जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो रूलर्स थे, किंग्स थे, और इनकी टेरिटरी को डायरेक्टली एनेक्स्ड किया, मतलब कैप्चर्ड किया, और उसको गुप्ता एम्पायर के साथ मर्ज कर दिया। बहुत सारे किंग्स जैसे डिफीट किए, रुद्रदेव, मेलिटा, नागा देवता, चंद्रवर्मन। तो आपको ज़्यादा किंग्स नाम रखने की ज़रूरत नहीं है आपको किंग्स का, सिर्फ ये ऐसे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप सिर्फ इतना ही अगर लिखोगे कि कितने किंग्स को डिफीट किया है नॉर्थ इंडिया में, इतना ही काफ़ी है, ठीक है? आपको सिर्फ हमारा काम है आपको समझाना, आप चाहे जहाँ से नोट्स बनाएँ, जहाँ से पढ़ें, वो आप एक बार यहाँ से समझ लोगे तो आप कुछ भी टॉपिक्स इसके रेलेवेंट लिख सकते हो। अब नेक्स्ट दूसरा है दक्षिण पथा, दक्षिण पथा कैंपेन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया की तरफ से। मतलब आप देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा एक रफली मैप बनाऊंगा ऐसे, थोड़ा समझने के लिए। तो हमने देखा कि इस जगह शासन किया था, किसने किया था? यहाँ से शुरू गुप्ता डायनेस्टी, जैसे समुद्रगुप्ता ने, और धीरे-धीरे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा, और धीरे-धीरे आप बोलने जाने लगे कि अब इसकी जो कैंपेन है अब साउथ इंडिया की तरफ बढ़ी। अब इस तरफ साउथ इंडिया की तरफ बढ़ी, किसकी? समुद्रगुप्ता की। समुद्रगुप्ता ने डिफीट किया जो रूलर्स, कितने रूलर? 12 रूलर्स को डिफीट किया, कहाँ पे? साउथ इंडिया में, जिसको दक्षिण पठा भी बोलते हैं, एंड अलाउड देम टू रूल एज ए सबऑर्डिनेट चीफ। लेकिन उनको बोला गया कि ठीक है, तुम्हें हमने तो हरा लिया, लेकिन तुम हमारे अंडर काम करोगे एज ए चीफ्स। तो ये कुछ किंग्स के नाम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें मेंशन, जैसे महेंद्रगिरी, स्वामीदत्ता, धनंजय, महेंद्र वर्मन, विष्णुगोपा, नीलराज। तो ये कुछ किंग्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप इतना ही अगर आप लिखोगे कि कितने किंग्स के साउथ इंडिया में कितने किंग्स को हराया था और उनको सबऑर्डिनेट बनाया था। नेक्स्ट थर्ड है आताविका रूलर्स। आताविका रूलर्स वो रूलर्स होते हैं, वो किंग्स होते हैं जो फॉरेस्ट किंगडम्स में रहते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया की बात की, देखिए पहले नॉर्थ की तरफ एरिया समुद्रगुप्ता ने जीता, फिर किसकी तरफ जीता? साउथ की तरफ। अब ये बात चल रही है सेंट्रल इंडिया के बारे में, यानी जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो, साथ में यहाँ इस साइड गुजरात, इस साइड राजस्थान। तो ये कुछ एरिया था, इस साइड आप क्या किया, समुद्रगुप्ता ने ये एरिया कैप्चर किया। समुद्रगुप्ता डिफीटेड देम टू रूल एंड सबऑर्डिनेट चीफ। अब देखिए, यहाँ के सेंट्रल इंडिया के जो किंग्स थे, इनको जब डिफीट किया, उसके बाद इनको भी सबऑर्डिनेट चीफ, अब इनको बोला कि ठीक है तुम ही शासन करो, लेकिन तुम्हें हमारे अंडर सबऑर्डिनेट मतलब काम करना पड़ेगा, और तुम्हारा क्या काम होगा? एज ए सबऑर्डिनेट चीफ्स। नेक्स्ट है फ्रंटियर किंगडम्स। तो कुछ फ्रंटियर किंगडम्स थी, कुछ बॉर्डर एरियाज पे आसपास, चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो, कंक्वेस्ट इन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो कुछ एरियाज थे, कुछ इस साइड हो, इस साइड हो,
जो एरिया जो बॉर्डर वाली लाइंस थी उन एरिया को इसने क्या किया, आइदर सबमिटेड टू हिम और वेर कैप्चर्ड बाय हिम, या उनको सबऑर्डिनेट बनाया जाता था या वो उनको फाइनली पूरा कैप्चर किया जाता था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कोर रीजन ऑफ गुप्ता अंपायर। ये कुछ एरिया है जो गुप्ता अंपायर का एग्जैक्ट सही ढंग से उस टाइम एरिया था। लेकिन उसके बाद बोला आउटर बाउंड्री ऑफ गुप्ता अंपायर। ये जो पूरा ये लाइन जो दिख रही है, ये पूरी ये एरिया देखिए नॉर्थ इंडिया तक, कहाँ तक ये एरिया जो है ये कैप्चर, ये मतलब पूरी बाउंड्री, ये पूरा एरिया गुप्ता डायनेस्टी के अंदर था, यानी समुद्रगुप्ता के अंदर था। आउटर बाउंड्री ऑफ वाकाटाका किंगडम, ये कुछ बाउंड्री ये है, ये कुछ एरिया था जो वाकाटाका किंगडम की एरिया था। आउटर बाउंड्री ऑफ क्षत्रिय किंगडम, तो कुछ ये था जहाँ पे कुछ और भी किंगडम्स वाले क्षत्रिय किंग होते थे, वल्लभी, वेस्टर्न क्षत्राप, उज्जैन में। ये 2-3 जगह आप छोड़ के मैक्सिमम ये पूरा ये साउथ की तरफ एरिया पूरा कैप्चर किया, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ। ये तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस एरिया को कैप्चर किया था समुद्रगुप्ता ने। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कॉन्क्वेस्ट भी हमने कर लिया। थोड़ा सा एक और इसमें जो टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट, तो जितना था ये हमने आगे बढ़ा, लेकिन समुद्रगुप्ता के बारे में थोड़ा सा और बोलते हैं। फॉरेन रिलेशंस क्या थे? सेवन फॉरेन किंग्स जो है इसकी पावर को एक्नॉलेज करते थे, ठीक है, इसकी पावर को मानते थे। जैसे श्रीलंका का जो किंग था मेघवर्मा, मेघवर्मन, उसने एम्बेसी सेंड की, राजदूत भेजे समुद्रगुप्ता के पास, और वहां से एक परमिशन उनसे ली गई कि हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है बोध गया में। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में टॉपिक आया था रिलीजियस टॉलरेंस। तो दैट मीन्स वो हिंदुइज्म सनातन से बिलोंग था, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म के प्रति उसने सहनशीलता थी। तो इसलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसके टाइम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? ये देखिए यहाँ पे बिहार वाली जगह है, यहाँ पे पाटलिपुत्र। आज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आप बिहार में भी मिलेगी आपको। तो इस एरिया में इसने परमिशन, इजाजत ली। तो आगे क्या है? किंग्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर शाकाज कुशाना आल्सो फ्रेंड रिलेशन। तो कुछ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे कुछ किंग्स थे, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पे ये देखिए, ये वेस्टर्न स्टाफ में यहाँ पे देखिए उज्जैन, ये जो एरिया था इनके फ्रेंड रिलेशंस थे इसके साथ, गुप्ता डायनेस्टी यानी समुद्रगुप्ता के टाइम में। उसके अलावा कुछ थोड़ी सी शॉर्टकट समरी है। नॉर्थ इंडिया में देखो 9 रूलर को डिफीट किया, ये रिवीजन के लिए। साउथ इंडिया में 12 रूलर्स को डिफीट किया, ठीक है, और उनको डिफीट किया और उनको बोला गया कि तुम अपने ट्रिब्यूटरीज जैसे गिफ्ट वगैरह, ट्रेड वगैरह आपका काम होगा टाइम टू टाइम हमें भेजने के। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट किंगडम। फॉरेस्ट किंगडम को भी सबड्यूट किया और उसको गुप्ता डायनेस्टी के कंट्रोल में उसको डायरेक्टली उसको कंट्रोल किया। कुछ फ्रंटियर स्टेट्स जैसे बंगाल, आसाम, नेपाल। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे बंगाल की बात चल रही है, फिर क्या बोला, आसाम की, फिर नेपाल की साइड की। ये कुछ एरियाज जो थे वो उन्होंने भी समुद्रगुप्ता की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया, मतलब उसको किंग माना। फॉरेन किंग जैसे सीलोन अदर मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज, यानी फ्रेंडली रिलेशन बनाए। जैसे सीलोन प्रेजेंट है आज श्रीलंका बोलते हैं, तो ये वाला जो है एरिया, ये कौन सा है? ये श्रीलंका वाला, इसको सीलोन बोलते थे पहले, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंटली श्रीलंका। तो इसके भी कुछ फ्रेंडली टाई थी, ट्रेड वगैरह, डिप्लोमेटिक भी। तो हिस्टोरियंस का थोड़ा व्यूज जान लेते हैं। हरिसेना कोर्ट पोइट जो था उसने ग्लोरीफाई किया समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स को, काफी ग्लोरीफाई किया, उसकी उपलब्धियों को मेंशन किया। ही हीरो की कंकरर इन द इलाहाबाद फिल्म, और इसकी जो अचीवमेंट्स, इसको हीरो माना गया क्योंकि कंकरर, और इसको मतलब जीतने वाला, जिसने बहुत सारी एरियाज को कैप्चर किया, उनको अपने अंडर सबमिट, बहुत सारे किंग उसको किंग मानने लगे, कुछ सबऑर्डिनेट चीफ बनाए गए। तो इसकी सारी अचीवमेंट्स हमें कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में, जो हमने पढ़ लिया है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसने कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी.एस. स्मिथ ने। तो मॉडर्न हिस्टोरियन रिगार्ड हिम एज ए मास्टर ऑफ बोथ मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड डिप्लोमेसी। देखो एक तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मास्टर था, और डिप्लोमेसी के हिसाब से, ट्रेड हो, पॉलिटिकल लेवल पे, हु क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन एंशिएंट इंडिया, और सबसे लार्जेस्ट नॉट आर्मी, अंपायर। तो इस यहाँ पे ये अंपायर है, लार्जेस्ट अंपायर, यानी एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसने इस एंशिएंट इंडिया में मतलब एस्टेब्लिश किया। तो हिस्टोरियन आर.सी. मजूमदार क्या बोल रहा है? explain that Samudragupta physically uprooted northern kingdom but reinstated their ruler as their feudatory, ensuring their loyalty। तो देखिए फिजिकली नॉर्थ इंडिया में समुद्रगुप्त ने ये कुछ एरिया कैप्चर्ड किया मैक्सिमम, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, ये वगैरह
उनको बोला कि तुम्हें अपनी सिर्फ लॉयल्टी शो करनी है और उनको दोबारा से वहाँ का किंग बनाया। सिर्फ आपको अपनी लॉयल्टी, आपको मुझे किंग मानना पड़ेगा और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको हमारे साथ सहयोग करना है। इन द साउथ ही अलाउड किंग्स टू रूल अंडर द अंडरस्टैंडिंग दैट दे वुड एक्सेप्ट देयर सुज़ेरेन। तो साउथ की तरफ भी जैसे साउथ की तरफ भी जो ये किंग्स, ये एरिया जो इसने कैप्चर किए, इन किंग्स को भी बोला कि ठीक है तुम ही शासन करो, लेकिन तुम्हें हमें हमें अपना किंग मानना पड़ेगा, एक जैसे एक सम्राट मानना पड़ेगा। मतलब आप किंग तो हो लेकिन आप सबऑर्डिनेट चीफ की तरह काम करोगे समुद्रगुप्त के अंडर। तो ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा चलो हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में बीसी और सीई का पूरा डिटेल में पढ़ाया, आप पहले लेक्चर में देख सकते हो। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पॉर्टेंट रूलर्स, तो गुप्ता डायनेस्टी की इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी क्रोनोलॉजी यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे पहले श्री गुप्ता जो है 240 से लेकर 280 तक ये किंग रहा, ये फाउंडर था। अगर ऑब्जेक्टिव में हुआ इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, दैट इज श्री गुप्ता। तो श्री गुप्ता जो थे फाउंडर थे किसकी डायनेस्टी के? गुप्ता डायनेस्टी की। तो रूल्ड अ स्मॉल किंगडम इन मगधा, तो उस टाइम जब इसने शासन शुरू किया तो ये इस जगह, छोटी सी जगह पे इसका शासन था। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो श्री गुप्ता का जो बेटा है जिसका नाम घटोत्कच था और इसने शासन किया 280 से लेकर 319 सीई, यानी कॉमन एरा। तो एडी भी पढ़ सकते हैं, सीई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एडी हो या सीई हो, इसमें जो डेट्स होती है वो सीधे चलती है, लेकिन बीसी में क्या होगा 319 पहले आएगा, फिर उसके बाद 1817 और ऐसे वो उल्टी डेट चलती है उसमें। ठीक है, तो घटोत्कच में क्या है, सन ऑफ श्री गुप्ता था, ये उसका पुत्र था, नोन एज महाराजा, मतलब लोकल किंग, उसको लोकल किंग माना जाता था घटोत्कच। फिर उसके बाद तीसरा जो किंग आया 319 सीई से लेकर 335 सीई तक, इसको रियल फाउंडर माना गया लेकिन गुप्त। अगर रियल फाउंडर बोला जाएगा तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही माना जाएगा रियल फाउंडर। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तब तो आप श्री गुप्ता लिखना, लेकिन अगर रियल फाउंडर बोला होगा तो गुप्ता पावर का तो उसको क्या बोलोगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजी धीराजा, तो उसका इसको टाइटल इसने कौन सा लिया, महाराजा धीराजा, ये टाइटल इसने। फिर उसके बाद जिस समुद्रगुप्ता के बारे में हमने पढ़ा तो ये 335 से लेकर 375 तक इसने शासन किया, नियर अबाउट 40 ईयर्स, और फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना गया, हमने देखा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर समुद्रगुप्ता के बाद दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो किंग था चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए आप देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, दैट मींस अगर चंद्रगुप्त पहला है तो इसी के नाम से दूसरी बार जो चंद्रगुप्त है उसका नाम पढ़ा, उसके चाहे पोता हो जो भी है, बस उसी हायरार्की में अगर जो किंग दोबारा से नाम रिपीट होता है तो फिर उसको दैट मीन ये जैसे फर्स्ट था इसके बाद सेकंड, अगर थर्ड चंद्रगुप्त उसको लिखा जाएगा चंद्रगुप्त था। तो ये सेकंड चंद्रगुप्त का नाम रखा, इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। इसका शासन रहा 375 से लेकर 415 सीई, और सन ऑफ ये समुद्रगुप्ता का पुत्र था, और डिफीटेड शाकाज और एक्सपेंडेड, और शाकाज को डिफीट किया और एक्सपेंडेड इसने वेस्टवर्ड की तरफ इसने अपना एरिया एस्टेब्लिश किया। आपको पता कि वेस्टर्न की तरफ इस साइड शाकाज थे, ये एरिया धीरे धीरे ये इसने कैप्चर किया। तो इसके कोर्ट में नवरत्न थे, 9 जेम, यानी 9 कुछ 9 मिनिस्टर्स थे जो जिनको नवरत्ना बोला जाता था। उनके डिफरेंट डिफरेंट काम्स थे, कोई म्यूजिशियन से था, कोई आर्किटेक्चर, कोई लिटरेचर लिखता था, तो बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है कुमारगुप्ता। इसमें कुमारगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके टाइम में अगर किसके टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया, तो कुमारगुप्ता के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी को, मतलब ये क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपको उत्तर प्रदेश वाला जो पहला एरिया था बिहार वाला, आज आपको बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, इस वाले एरिया में नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब वहां पे बनाई गई थी कुमारगुप्ता की तरफ टाइम में। फेस होना इन्वेजन इन हिज लेटर ईयर, जब इसके लेटर ईयर्स में नियर अबाउट 1455 और 1440 और 55 के बीच में बाहर से जो होना थे उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी पे अटैक किया। नेक्स्ट किंग जो है हमने देखा इसके बाद 455 से 467 तक कौन था, डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम द हुनान। तो यही जो हुनान ने अटैक किया था तो इंडिया को इसने प्रोटेक्ट किया, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया था जो बाहर से अटैक करने वाले जो आए थे। लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूलर, और इसको लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूलर इसलिए बोला क्योंकि इसने अपनी टेरिटरी को इंडिया में बचाया था, किससे, बाहर वाले आउटसाइडर होनाज से।
लेटर गुप्ता रूलर जैसे यहाँ पे कुछ बताए हैं, जैसे 467 से लेकर टिल अबाउट 550 तक, ये कुछ लेटर है जो वीक रूलर थे। आफ्टर स्कंदा गुप्ता के बाद काफ़ी कमज़ोर रूलर थे। उसके बाद अंपायर ग्रेजुअली डिक्लाइन ड्यू टू हुना इन्वेजन एंड इंटरनल वीकनेस। नेचुरल बात है, हुनाज जो थे बाहर से बार-बार आके अटैक करते थे, इससे भी टेरिटरी धीरे-धीरे वीक होती गई। और फाइनली क्या हुआ, इंटरनल वीकनेस क्या होती थी, जब किंग अपने लाइफ को प्लेजर में मतलब करप्शन हो, कुछ और हो, और वो टेरिटरी को डिफेंड ना कर पाए, तो वही एक रीज़न रहता है। इंटर वीकनेस किंग की भी होती है। तो मतलब जैसे लास्ट रूलर स्कंद गुप्ता था, तो वैसे उसके बाद कोई किंग वैसा नहीं आया। तो लेटर गुप्ता में हमने ये 467 से लेकर 50 इसमें क्या था, वही जो हमने पढ़ा, ये जो हमने ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है। तो इतना ही ध्यान रखना कि ये हमारा टॉपिक ये इसलिए ज़रूरी है कि डियर स्टूडेंट, आपको ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो आप सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स के लिए है। आपको अगर एज पर सिलेबस के हिसाब से करना होगा तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुंदर इंट्रोडक्शन लेनी है, और साथ में आपने कॉन्क्वेस्ट को पढ़ना, बस इतना ही। सिर्फ हमने ये थोड़ा इसलिए डिस्कस किया कि थोड़ी ये क्रोनोलॉजी ज़रूरी थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में आ सकता है ये टॉपिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना एरिया जो था, एरिया समुद्रगुप्ता के टाइम में ये एरिया कैप्चर किया था अप टू 375 एडी में। उस टाइम देखो कौन कौन से एरियाज थे, कुशानाज, कश्मीरा, पुरुषपुरा, दक्षिला, गंधारा, वेस्टर्न शट्राफ, वल्लभी। तो ये टॉपिक हमारा अब यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।